Dear students, in the previous lecture we have discussed about the cell theory and overview of the cell. In cell theory we discussed that cell theory was given by two scientists, that is Schleiden and Schwann, and both of them concluded to the points that postulated the cell theory that the cells, that is organisms, are made up of cells and cellular products. And secondly, they mentioned that the cell is the basic structural and functional unit of life. But both these researchers were not able to explain the origin of the cell or how new cells were formed. And therefore, in the year 1855, the cell theory was modified. It was modified by Rudolf Virchow and stating that new cells develop by the division of pre-existing cells. मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हुए सेल्स जो होते हैं वो जब डिवाइड करते हैं तो फिर बनते हैं नए सेल्स, एंड देयरफॉर द सेल थियरी वाज स्लाइटली मॉडिफाइड. हाउएवर वायरसेस जो थे दे वर एक्सेप्शन टू द सेल थियरी, क्योंकि वायरसेस में कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होते नहीं है. फिर हमने बात की कि ओवरव्यू ऑफ द सेल. हमने देखा दैट व्हाट डज अ सेल कंसिस्ट ऑफ. तो हमने ये कंसिडर किया था दैट प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि एनिमल सेल्स में सिर्फ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके साथ सेल वॉल होती नहीं है. तो ये एक डिफरेंस हो गया प्लांट सेल में और एनिमल सेल में. दूसरी हमने बात की थी दैट some of the cells will be having a well organized membrane bound nucleus. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल. और ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. और यूकैरियोटिक सेल्स में हमने कंसिडर किया था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. हमने ये बात भी की थी दैट एनिमल सेल्स और यू कैन से यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं ऑर्गेनल्स, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम्स. तो ऐसे ऑर्गेनल्स है, जबकि ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते नहीं है. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. पर ऐसे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे जो दोनों में प्रेजेंट थे, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी. तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल अगर हो तो क्या याद रखना है, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन बोथ prokaryotes as well as eukaryotes. Lastly हमने देखा था that there is one more non-membrane bound organelle जो सिर्फ animal cells में होता है, और वो non-membrane bound organelle था centriole, जो plant cells में भी नहीं होता और prokaryotic cells में भी नहीं होता. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी in the case of the overview of the cell. हमने अलग अलग शेप्स देखे थे कि सेल्स जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स उनके कैसे शेप्स होते हैं. तो यूकैरियोटिक सेल्स में आरबीसी थे वो राउंड या बाइकॉनकेव थे, नर्व सेल्स थे वो ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड थे, मिजोफिल सेल्स थे वो राउंड और ओवल थे. तो ऐसे देखने जाए तो सेल का जो शेप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी ऑफ द सेल, मतलब फंक्शन ऑफ द सेल. Shape can be different depending upon the function of that particular cell. तो ये चीजें हमने देखी थी कल overview of the cell में. अब हम आगे बढ़ते हैं to the topic that is prokaryotic cell. What is a prokaryotic cell? क्योंकि अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं what is a prokaryotic cell and what is present within a prokaryotic cell. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली इनमें आते हैं बैक्टीरिया, और इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता नहीं है. तो इनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में कॉइल्ड फॉर्म में स्कैटर्ड रहता है.
इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर में तो है नहीं, क्योंकि इनके पास तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ही नहीं है। तो इनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन अ वेरी कॉइल्ड फॉर्म। और ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियस नहीं कहते, पर हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, और द अनदर वर्ड इज प्रोक्रोमोसोम। द वर्ड यूज्ड फॉर इट इज प्रोक्रोमोसोम। तो यहां पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल जिसके अंदर, in which the genetic material is not organized in the form of nucleus, मतलब जेनेटिक मटेरियल एक इंटैक्ट न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, in the form of nucleus. Instead, it lies freely in the naked supercoiled state in the साइटोप्लाज्म। मतलब पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? साइटोप्लाज्म में, और वो भी कैसे फॉर्म में? सुपर कॉइल्ड फॉर्म में। और ऐसे जेनेटिक मटेरियल को जो सुपर कॉइल्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, याद रखना स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। पर प्रोकैरियोटिक सेल में कहां पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? प्रोक्रोमोसोम या तो फिर न्यूक्लियोइड। द वर्ड इज प्रोक्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट दे अंडरगो वेरी रैपिड मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर एक यूकैरियोटिक सेल को डिवीजन में 24 आवर्स लगते हैं, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि एक इकोलाई बैक्टीरिया हार्डली 19 मिनट्स में वो डबल हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल का रिप्रोडक्शन जो रेट होता है वो काफी रैपिड होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। साइज की बात करें तो साइज थोड़ी वेरिएबल होती है, 2 to 3 माइक्रोमीटर साइज होती है, कई बार 3 to 4 माइक्रोमीटर साइज भी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके साइज थोड़े वेरिएबल होते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं होते। बैक्टीरियल सेल्स जो हैं, अब हम बात करेंगे उनके अलग अलग शेप्स की। हम यहाँ पे बैक्टीरियल सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो इंक्लूड होता है वो होता है बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके कई तरह के शेप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली 4 शेप्स हैं। पहला शेप जिसे हम कहते हैं कोकस, फर्स्ट शेप वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज कोकस। The second shape that is bacillus, the third one is known as spirillum and the fourth one is vibrio. 4 शेप्स यहाँ पे हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोकस। कोकस मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो शेप में राउंड है। राउंड जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप पे देखने पे राउंड दिखते हैं, वैसे बैक्टीरिया का शेप क्या होता है? कोकस होता है। सो दे हैव स्फेरिकल और ओवल आउटलाइन एंड डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रुपिंग, मतलब वेदर द बैक्टीरिया सिंगल है या तो वो ग्रुप में है, उसके बेसिस पे कोकस बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज मोनोकोकस। मोनोकोकस मतलब सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो स्फेरिकल सेल्स हैं और एक दूसरे से अलग है, तो अगर वो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें कहते हैं हम मोनोकोकस। फिर अगर वो 2 के पैर में है तो उन्हें कहते हैं डिप्लोकोकस। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो 2-2 के पैर में अगर है बैक्टीरिया तो उसे हम कहते हैं डिप्लोकोकस। है तो ये शेप कोकस ही, मतलब स्फेरिकल ही शेप है, पर अगर इंडिविजुअल हो तो मोनोकोकस और ऐसे ग्रुप में जुड़ जाते हो तो उन्हें कहते हैं डिप्लोकोकस। फिर अगर 4 एक साथ में रहते हो, मतलब 4 का एक ग्रुप हो, तो उसे हम कहते हैं टेट्राकोकस। द वर्ड यूज्ड इज टेट्राकोकस। फिर आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब अगर वो एक चेन में है, इन अ लॉन्ग चेन इफ दे आर प्रेजेंट, तो उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शेप जो है वो है कोकस। कोकस मतलब राउंड शेप, या तो आप कह सकते हैं स्फेरिकल या ओवल शेप। पर ये ओवल शेप के जो बैक्टीरिया हैं वो या तो सिंगल एग्जिस्ट करेंगे जैसे कि मोनोकोकस, या तो 2 की पैर में तो डिप्लोकोकस, 4 के ग्रुप में तो टेट्राकोकस, और चेन में अगर देखने को मिले माइक्रोस्कोप में तो उन्हें कहते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस।
कोकस। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस भी होते हैं जो इरेग्युलर ग्रुप्स में अटैच्ड होते हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रुपिंग के बेसिस पे भी हम नाम देते हैं। फिर आ जाता है बैसिलस। बैसिलस मतलब स्मॉल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बैसिलस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया जो हमारे कर्ड में देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टो के पीछे बैसिलस वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उसका शेप कैसा है? स्मॉल रॉड लाइक शेप। और स्मॉल रॉड लाइक शेप होने की वजह से उनके लिए वर्ड क्या यूज होता है? बैसिलस। तो जैसे कि लैक्टोबैसिलस एक एग्जाम्पल है। सारे ही बैक्टीरिया जो ऐसे शेप के होंगे उनके पीछे बैसिलस बैसिलस टर्म यूज होगा, मतलब लैक्टोबैसिलस वैसे। तो यहाँ पे बैसिलस जो है वो स्मॉल रॉड शेप्ड है और फ्लैट होते हैं। वो भी अगर दो के ग्रुप में देखने को मिले तो उन्हें कहते हैं डिप्लोबैसिलस, मतलब दे आर फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ 2। दो दो की पेयर में होते हैं तो उन्हें कहते हैं डिप्लोबैसिलस। फिर अगर वो पूरे एक पाई हो गए हैं, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज्ड हो गए हैं और पूरा एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पैलिसेड बैसिलस। ओके, तो बैसिलस जो शेप है वो है स्मॉल रॉड लाइक शेप, और इस बैसिलस शेप में अगर दो के ग्रुप में हो तो डिप्लोबैसिलस, और पूरा अगर बंच हो बहुत सारों का तो उसे हम कहते हैं पैलिसेड बैसिलस। थर्ड शेप पे आ जाते हैं, वो है स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो स्पाइरली कॉइल्ड है, मतलब इनका शेप कैसा होता है? स्पाइरल शेप होता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज स्पाइरल इन इट्स शेप। तो यहाँ पे स्पाइरलम ग्रुप आता है और स्पाइरलम के कोई भी एग्रीगेट्स मतलब ग्रुपिंग होता नहीं है, इसलिए हमने मेंशन नहीं किया है। फिर आ जाता है विब्रियो। विब्रियो मतलब कॉमा शेप के या तो फिर कर्व शेप के बैक्टीरिया। ये होते तो स्पाइरलम जैसे ही हैं पर साइज में छोटे होते हैं, और इसीलिए आप देख सकते हो जस्ट लाइक द शेप ऑफ कॉमा दे आर प्रेजेंट, या तो आप कह सकते हो कर्व्ड शेप। विब्रियो भी ग्रुप्स में नहीं होते, मतलब उनका कोई एग्रीगेट नहीं होता। तो यहाँ पे विब्रियो जो है उसका एग्जाम्पल लिखा है विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा एक ऐसा बैक्टीरिया है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज कॉल्ड कॉलेरा। जो कॉलेरा डिसीज होता है वो इसी स्ट्रेन से होता है। तो यहाँ पे विब्रियो एक और शेप हो गया। तो स्टूडेंट्स 4 मेजर शेप्स है बैक्टीरिया के। पहला शेप कौन सा याद रखना है? कोकस। दूसरा शेप जो याद रखना है वो है बैसिलस। थर्ड शेप जो है वो है स्पाइरलम, और फोर्थ जो है वो है विब्रियो। यहाँ पे याद रखना, कोकस मतलब राउंड और ओवल, बैसिलस मतलब स्मॉल रॉड शेप, और अगर स्पाइरलम मतलब स्पाइरल शेप, और विब्रियो मतलब कॉमा शेप। तो 4 तरह के शेप्स के बेसिस पे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को या तो बैक्टीरियल सेल्स को क्लासिफाई करते हैं। आगे चलते हैं तो हम बैक्टीरियल सेल्स को और भी तरह से क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला is a very thin thread-like structure that is present in some of the bacterial cell, और flagella is a structure that helps in locomotion and movement of bacteria। मतलब बैक्टीरिया को जब मूव होना हो तो ये एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होता है उनकी बॉडी से, और वो एक्सटेंशन की वजह से बैक्टीरिया मूव हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजेला। स्टूडेंट्स, हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी डिटेल में देखेंगे, पर अभी हम देख लेते हैं कि फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो सबसे पहले तरह के बैक्टीरिया आते हैं एट्राइकस। व्हाट इज द वर्ड यूज्ड? एट्राइकस। एट्राइकस मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला एब्सेंट है, मतलब बैक्टीरिया तो है पर फ्लैजेला नहीं है, मतलब उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जिनका फ्लैजेला नहीं होता उनका लोकोमोशन नहीं होता। तो एट्राइकस मतलब अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच इज नॉट हैविंग एनी फ्लैजेला। फिर आ जाता है मोनोट्राइकस। मोनो मतलब सिंगल,
ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक सिंगल फ्लैजेला है, एक ही फ्लैजेला है, तो उन्हें हम कहेंगे मोनोट्राइकस। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजेला होता है। फिर आता है एम्फीट्राइकस। व्हाट इज द वर्ड? एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला है एट टू एंड्स। मतलब आप देख सकते हो दोनों एंड्स पे फ्लैजेला है, मतलब दो फ्लैजेला होने की वजह से इन्हें हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। फिर आ जाता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस लोफोट्राइकस मतलब अ बंच ऑफ फ्लैजेला ऑन वन एंड। मतलब आप देख सकते हो एक ही तरफ पे बहुत सारे फ्लैजेला है और दूसरी तरफ पे फ्लैजेला है ही नहीं। मतलब अ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड इज नोन एज लोफोट्राइकस। और लास्टली हम बात करते हैं पेरीट्राइकस। पेरी मतलब पेरीफेरी। चारों तरफ अगर फ्लैजेला हो on the surface, flagella distributed at all the surfaces is known as पेरीट्राइकस। तो यहाँ पे हमने फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया को ग्रुप किया है कि फ्लैजेला अगर ना हो तो एट्राइकस, एक फ्लैजेला हो तो मोनोट्राइकस, दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला हो दोनों एंड्स पे तो एम्फीट्राइकस, एक ग्रुप ऑफ फ्लैजेला हो ऑन वन साइड तो उसे कहते हैं लोफोट्राइकस, और फिर पेरीट्राइकस जिसमें फ्लैजेला चारों तरफ होती है। आपने देखा होगा कि दो फ्लैजेला किसमें होती है, तो यूग्लिना। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें यूग्लिना जो है उसमें दो ऐसी फ्लैजेला होती है। डाइनोफ्लैजेलेट्स में भी दो फ्लैजेला होती है। तो आपने ऐसे एग्जाम्पल्स थोड़े सुने होंगे। तो फ्लैजेला इज अ स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और कौन सी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया दैट इन द प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज लैकिंग ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। दैट इज जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और सुपर कॉइल्ड होता है। सच अ जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज प्रोक्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड। Then after we had discussed that they have different types of shapes like coccus, bacillus, vibrio and spirilla. We also discussed that on the basis of the presence or absence of flagella, the bacterial cells were divided into atricus, monotricus, amphitricus, lophotricus and peritricus. तो ये जो है वो फ्लैजेला के बेसिस पे है। अब हम आगे बढ़ते हैं दैट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स व्हाट आर, और इन बैक्टीरियल सेल पर्टिकुलरली व्हाट आर द अदर कंपोनेंट्स। The first component of the bacterial cell that is very important to understand is the cell envelope. Cell envelope means it is the outermost layers which are enclosing a bacterial cell. मतलब साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग बैक्टीरियल सेल्स में जितने भी लेयर्स होते हैं दीज लेयर्स आर बीइंग कंसिडर्ड इन द सेल एनवलप। तो सेल एनवलप क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। आउटर कवरिंग में सारी चीजें आ जाएगी, मतलब जितने भी आउटर मोस्ट लेयर्स हैं, जितने भी आउटर कवरिंग्स हैं, वो सारे कवरिंग्स हम किस में इंक्लूड करते हैं? इन द टॉपिक सेल एनवलप। तो बैक्टीरियल सेल्स में ऐसे कितने लेयर्स होते हैं? तो बैक्टीरियल सेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 सच कंपोनेंट्स। ये 3 कंपोनेंट्स है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट जो सबसे आउटर मोस्ट होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। The outermost layer of the bacterial cell is known as glycocalyx. Within the glycocalyx, the next layer is known as the cell wall. And within the cell wall, the innermost layer is known as the plasma membrane. मतलब सेल एनवलप जो है वो क्या है? बैक्टीरिया के बाहर के कवरिंग्स हैं। ये कवरिंग्स बैक्टीरिया के पास कितने होते हैं? 3। जैसे एनिमल सेल के पास कितना होता है? एक ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में 2 होते हैं। कौन से 2 होते हैं? बाहर सेल वॉल और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे ही बैक्टीरियल सेल में कितने कवरिंग है? 3 कवरिंग है। बाहर का कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर का कवरिंग सेल वॉल और उसके अंदर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
मतलब the layer which is closest to cytoplasm is going to be plasma membrane, but above it is cell wall and above it is glycocalyx. तो हम सबसे पहले बात करते हैं the outermost layer glycocalyx. जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो आउटर मोस्ट म्यूसिलेज शीथ ऑफ सेल. म्यूसिलेज मतलब स्लाइमी, स्टिकी, थिक, टफ, ऐसा जो लेयर होता है. म्यूसिलेज जो होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है. पॉलीसैकेराइड मतलब स्टूडेंट्स आपने शायद पढ़ा होगा दैट स्टार्च, प्लांट्स में जो स्टार्च बनता है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड है. सेल्यूलोज होता है वो भी क्या है, पॉलीसैकेराइड. मतलब ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो मोनोसैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की लॉन्ग चेन से बनते हैं. तो यहाँ पे इट इज द आउटरमोस्ट म्यूसिलेज शीथ ऑफ द सेल. The envelope is made up of, what is the envelope made up of? Non-cellulosic polysaccharides. मतलब कोई एक तरह का नहीं पर मल्टीपल तरह के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बनता है द आउटरमोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स. स्टूडेंट्स आपने सेल वॉल का कंपोजिशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया की अलग अलग होती है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग होती है. तो वैसे ही यहाँ पे है ग्लाइकोकैलिक्स. तो ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन भी क्या है, पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है. ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स. तो यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो दो फॉर्म्स में हो सकता है. Either the glycocalyx can be in the form of a loose sheath, मतलब एकदम लूज कवरिंग हो सकता है, या तो फिर वो हो सकता है थिक और टफ. दोनों साथ में नहीं हो सकते. कई बैक्टीरिया के पास एकदम लूज शीथ जैसा ग्लाइकोकैलिक्स होता है तो उसे कहते हैं स्लाइम लेयर. इफ द ग्लाइकोकैलिक्स इज वेरी लूज एंड इट इज वेरी स्लाइमी तो उसे कहते हैं स्लाइम लेयर. अगर ग्लाइकोकैलिक्स एकदम हार्ड हो, टफ हो, रिजिड हो तो उसे कहते हैं कैप्सूल. तो बैक्टीरिया के पास आउटर मोस्ट लेयर कौन सा हुआ, ग्लाइकोकैलिक्स. और ग्लाइकोकैलिक्स कैन एग्जिस्ट इन हाउ मेनी फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स. कई जो बैक्टीरिया होते हैं जो पानी में होते हैं उनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो वैसे बैक्टीरिया के पास क्या होता है, स्लाइम लेयर. मतलब ग्लाइकोकैलिक्स उनका कैसा होता है, एकदम लूज स्लाइमी होता है. जबकि जो बैक्टीरिया टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे होते हैं, दोज विच आर सफरिंग फ्रॉम हार्श कंडीशंस, तो वैसे बैक्टीरिया का बाहर का लेयर कैसा हो जाता है, टफ और रिजिड हो जाता है. तो ये टफ और रिजिड लेयर दैट इज नोन एज व्हाट, कैप्सूल. So either the glycocalyx is slime layer or the glycocalyx is capsule. Glycocalyx is not essential for survival. मतलब ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स इज अ लेयर विच इज ऑप्शनल लेयर. वो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है. जबकि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हो जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं. जबकि ग्लाइकोकैलिक्स इतना इंपॉर्टेंट लेयर नहीं है. हावेवर ग्लाइकोकैलिक्स के कई सारे सेकेंडरी फंक्शंस हैं और ये फंक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, दो नॉट फॉर सर्वाइवल, पर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर से परफॉर्म हो सकते हैं. So first function is preventing the desiccation, मतलब loss of water. Bacterial cells are found in everywhere, मतलब harsh condition है, sun के नीचे, on the land, everywhere they are found. So obviously they are going to lose water. In order to protect it from losing water, they have this layer of capsule which will be preventing the loss of water, मतलब desiccation. फिर आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फेगोसाइट्स. बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उनको दूसरे सेल्स, प्रोटोजोन्स और ये क्या कर लेते हैं, फेगोसाइट कर लेते हैं. फेगोसाइट मतलब एनगल्फ कर लेते हैं. तो एनगल्फमेंट से बचने के लिए भी ये थिक और टफ लेयर इज हेल्पफुल. तो ग्लाइकोकैलिक्स का एक फंक्शन तो क्या हुआ, एक फंक्शन कि वो लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट करेगा. दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि फेगोसाइटिक जो सेल्स होंगे जो बैक्टीरिया को एनगल्फ करने के लिए आए हैं उनसे भी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा. उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स एंड ड्रग्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड ड्रग्स दे आर ऑफन एक्सपोज्ड.
तो ऐसे एक्सपोजर से भी इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल द बैक्टीरियल सेल कैन रिमेन प्रोटेक्टेड, मतलब प्रोटेक्शन रहेगा विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। फिर आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस, कोई भी वायरस के इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अटैचमेंट, ग्लाइकोकैलिक्स उन्हें कोई साइट पे अटैच होके कॉलोनी बनाने में भी हेल्प करता है। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स अगर ये जो लूज शीट है या तो फिर इट इज थिक और टफ, तो ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से बैक्टीरियल सेल कैन अटैच टू द सरफेस, और सरफेस पे अटैच होने के बाद वो डिवाइड होंगे और अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं। तो अटैचमेंट भी एक इंपॉर्टेंस है। वायरुलेंस, वायरुलेंस मींस डिसीज कॉजिंग एबिलिटी, बैक्टीरिया के डिसीज कॉजिंग एबिलिटी भी उनके ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, मतलब वायरुलेंस जो नेचर होता है, वायरल नेचर, तो ऐसा नेचर भी बैक्टीरिया को किसकी वजह से मिलता है? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स के जो फंक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑफन इट इज आस्क्ड एज अ 2 मार्क क्वेश्चन। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर का लेयर कौन सा हुआ? ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना हुआ होता है? तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह का हो सकता है, आइदर ग्लाइकोकैलिक्स एकदम स्लाइमी सा लेयर हो तो उसे कहते हैं स्लाइम लेयर, अगर वो एकदम टफ और रिजिड हो तो उसे कहते हैं कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शंस जो है वो सर्वाइवल तो नहीं, पर सर्वाइवल से कम भी फंक्शंस नहीं है, जैसे कि फेगोसाइटोसिस से बचाता है, लॉस ऑफ वाटर से बचाता है, वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो भी बचाता है, अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, केमिकल्स और ड्रग्स के टॉक्सिक इफेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज की वजह से ग्लाइकोकैलिक्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। तो डायग्राम के लेबलिंग्स आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं। तो अब सबसे ऊपर जो ऑरेंज कलर की बॉर्डर मैंने बनाई हुई है, वो जो ऑरेंज कलर का सबसे बाहर का लेयर है वो लेयर रहेगा म्यूसिलेज। म्यूसिलेज मतलब कौन सा लेयर? ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो सबसे बाहर का लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो व्हाइट कलर का लेयर बनाया हुआ है वो है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर जो लेयर है, थर्ड लेयर, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल एनवेलप में क्या इंक्लूड होगा? 3 लेयर। सबसे बाहर है म्यूसिलेज जो ऑप्शनल होता है, सेकेंड आ जाता है सेल वॉल, और थर्ड आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आप देख सकते हो कि अंदर पूरा जो जगह है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। सो दिस होल प्लेस is going to be the cytoplasm. Another important thing you can see is that there is an extension of plasma membrane. Plasma membrane अंदर की तरफ extend हुआ दिख रहा है, और ये जो extension है इसे हम कहते हैं mesosomes. क्या कहते हैं? Mesosomes. They are inward extensions of plasma membrane. Inward extensions of plasma membrane are mesosomes. Mesosomes जो होते हैं उसमें कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मतलब बैक्टीरिया के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है एटीपी बनाने के लिए, तो उसके जगह पे ये जो मेसोसोम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया। लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल द फंक्शन ऑफ मेसोसोम्स। फिर आप देख सकते हो सेंट्रली लोकेटेड डिस्पर्स्ड जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो डिस्पर्स्ड जेनेटिक या स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। एंड व्हाट वाज द अनदर नेम फॉर इट? प्रोक्रोमोसोम। फिर आ जाता है ये जो राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वो है लिपिड के ड्रॉपलेट्स, लिपिड के ग्लोब्यूल्स, जो बैक्टीरिया में फूड स्टोरेज फॉर्म है। जैसे कि एनिमल्स में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, स्टोरिंग, फूड स्टोरिंग यूनिट। वैसे प्लांट्स में स्टार्च होता है, इनमें क्या होता है? लिपिड ग्लोब्यूल्स। फिर आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल छोटे राउंड जो दिख रहे हैं वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, क्योंकि मैंने कहा था कि राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी, और वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और जब राइबोसोम्स की ऐसी चेन बन जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम। अ चेन ऑफ राइबोसोम्स इज नोन एज पॉलीराइबोसोम्स। फिर आपको ये जो थोड़े एक्सटेंशंस दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं पिलाई।
दे आर नोन एज पिलाई। तो पिलाई जो है, पिलाई और फ्लैजेला, ये एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब पिलाई इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे एज वी कंटिन्यू विद प्रोकैरियोटिक सेल। डोंट वरी स्टूडेंट्स, पिलाई पर पूरा टॉपिक है तो हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि पिलाई क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ याद रखो कि ये जो एक्सटेंशंस दिख रहे हैं बाहर की तरफ वो है पिलाई, और ये एक लॉन्ग एक्सटेंशन जो दिख रहा है उसे हम कहते हैं फ्लैजेला। तो बैक्टीरियल सेल्स में इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं द नेक्स्ट लेयर, दैट इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो सेल वॉल कैसी होगी, इट विल बी सॉलिड, और सेल वॉल कंपल्सरी लेयर है, मतलब सारे ही बैक्टीरियल सेल्स में सेल वॉल होगी। वो एक सॉलिड लेयर है एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। तो सेल को जो बेसिक सपोर्ट मिलता है और उसका जो शेप मेंटेन्ड है वो किसकी वजह से है, सेल वॉल की वजह से। और सेल वॉल कहाँ पे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में। That is present. Where is cell wall present? It lies between plasma membrane and glycocalyx. And the space between the cell wall and plasma membrane, cell wall और plasma membrane के बीच में जो जगह है उसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। What it is called? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। स्टूडेंट्स, ये जो सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी ये बात कर लेंगे दैट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल।